हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत औसम लेवल पे चल रही होगी और आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज किया होगा। सब्सिक्वेंटली जितने भी डेज हम लोगों ने लास्ट क्लास छोड़ा था, जो भी है, कल की क्लास नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ स्टूडियो जो अवेलेबल नहीं था इंदौर सेंटर पे। तो फिर मैं किसी दूसरे शहर पे जाके इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस मेरा सेटअप जो है वो अभी अब इस वीक में लग जाएगा। और अभी चूंकि ये क्लास कैंसिल ना हो, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं क्लास कैंसिल कर सकता था, पर चूंकि ये क्लास कैंसिल ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर को मैं पहले रिकॉर्ड करूँ। भले ये लेक्चर 6 से 7:30 के बीच में प्रीव्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हम लोग आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब हम लोग बिल्कुल जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बस एक चीज़ करना चाहता हूँ कि प्लीज़ लेक्चर के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। बहुत जल्दी आपका एक नया इनिशिएटिव जो होगा वो रिवील करने वाले हैं फिजिक्स वाला की तरफ से, और ये सारे इनिशिएटिव फेल हैं अगर आप लोग इस पर साथ नहीं देते हो तो प्लीज़ लेक्चर को जो है वो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। और जितने भी प्रीवियस क्लासेस हो चुके हैं उन सबको आप रिकॉर्ड कर सकते हो और उन सबको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपको गेट का एक मोटिवेशन जो है वो हमेशा मिलता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है, ये है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार थोड़ा सा देखते हैं। एक बार हम लोग जो है इसे देखते हैं। हम लोगों ने जो है वो बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम ये कवर कर लिया है ना। कंट्रोल सिस्टम, भले ही ये क्लास बेटा प्रीव्यू जारी है, लेकिन आपको इसे लाइव मान के देखना है, ठीक है। और आप सोचो कि मैं आपके बगल में खड़ा हुआ हूं। अगर आप एक बार इमेजिन कर लोगे कि मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तो आप यकीन मानो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक। बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, और हम लोगों ने कवर कर लिया है बीडीआर, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, और हम लोगों ने कवर कर लिया है एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये तीन टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। मतलब बेसिकली अगर आप इन तीनों को देखोगे तो ये जो तीनों हैं वो आपके लगभग लगभग 2 मार्क्स के आसपास आपका कंट्रोल सिस्टम कवर हो गया है। अगर आप लास्ट 25 ईयर्स के गेट पेपर देखो, कम से कम 10 से 15 प्रॉब्लम आपके इसी पे बेस्ड है, राइट। तो आज का एजेंडा क्या है, आज का मोटिव क्या है। आज के मोटिव में हम लोग आज की क्लास में बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस फंडामेंटल्स, फंडामेंटल ऑफ टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ओके, तो ये टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये एक ऑसम टॉपिक है गाइस। आप चाहे आप टाइम डोमेन में नेटवर्क में जो आप ट्रांजिएंट पढ़ते हो, राइट, ये भी इससे कनेक्ट करूंगा मैं इस पूरे होल क्लासेस में। और इन सब चीज़ों से भी कनेक्ट करूंगा कि कैसे आप किसी सिस्टम को टाइम डोमेन में स्टेबिलिटी चेक करते हो, टाइम डोमेन में आप BIBO जो स्टेबिलिटी है उस पर कमेंट करते हो, कॉजलिटी पे कमेंट करते हो, और आप कैसे कहते हो कि सिस्टम जो है वो आपका फास्ट है, राइट, या एक्यूरेट है, या इसके टाइम डोमेन के पैरामीटर्स जैसे कि राइज टाइम, आपका स्टडी स्टेट पॉइंट, स्टडी स्टेट टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट, ये सब कैसे सिस्टम के पैरामीटर्स को इफेक्ट करते हैं, ये सब हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर एक बहुत बड़ा लेक्चर होगा, गॉट इट। कम से कम 8 से 10 लेक्चर जो है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और आगे की क्लासेस में अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो अभी तो फिलहाल इसकी 2 क्लासेस जाएंगी, और आज और कल, जहाँ पे ये मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडियो जो है वो लाइव के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कुछ दूसरी क्लासेस चल रही हैं, और मेरा जो स्टूडियो सेटअप है वो इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपकी सारी सारी क्लासेस जो है वो लाइव जाने लगेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासेस लाइव जाए या रिकॉर्डेड जाए, आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कर सकते हो, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज जो है वो हम लोग टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पे बात करते हैं। तो आप एक चीज बताओ मुझे, व्हाट डू मीन बाय टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, एक सिंपल एक सिस्टम है,
जो कि आर और सी का है कॉम्बिनेशन, गॉट इट। और इस जगह पे मैंने एक इनपुट दिया एक्स ऑफ टी, और यहां पे मुझे आउटपुट मिला वाई ऑफ टी, गॉट इट। ये है आर और ये है सी। नाउ अगर मान लो मैं कोई भी एक वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूं, कोई भी वोल्टेज यहां पे लेट्स से 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, कितने भी वोल्ट की अगर वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूं, तो आपका जो कैपेसिटर होगा वो उस पर्टिकुलर वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा। और आपको पता है कि जो चार्जिंग इक्वेशन है वो इज वी नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ टी ओवर आर सी, गॉट इट। अगर आप टी की वैल्यू 0 पुट करोगे यहां पे, लेट्स से स्टार्ट की हमने एक, मैं स्विच भी लगा देता हूं यहां पर, ओके मैं इसे स्विच से रिप्रेजेंट करता हूं। मान लो कि इस जगह पे मेरे पास एक स्विच भी लगा हुआ है, और फर्दर मेरे पास प्लस माइनस है। इस स्विच का कोई लैग नहीं है, ये t इज इक्वल टू 0 पे ऑन होता है, सपोज करो, गॉट इट। और हम ये मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो इनिशियल वोल्टेज है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो इनिशियल वोल्टेज है वो है वी नॉट। आपको पता है कैपेसिटर जो है वो कुछ एनर्जी वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो इनिशियल वोल्टेज है वो है वी नॉट। जब आप t इक्वल टू 0 पुट कर, स्विच जो है वो t इक्वल टू 0 पे क्लोज होगा, इसके अक्रॉस का जो इनिशियल वोल्टेज है वो है वी नॉट, और ये जो कैपेसिटर होगा इस एक्सटी वोल्टेज से, लेट्स से एक्सटी वोल्टेज से, गॉट इट, अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव करेगा। जो भी इसकी फाइनल वैल्यू होगी, मान लो यहां पे अगर 5 वोल्ट लगा रहे हो, तो ये 5 वोल्ट के बराबर जो होगा वो इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज हो जाएगा, गॉट इट। और आपने नेटवर्क में सीखा होगा कि अगर आप t इक्वल टू 0 1 पुट कर दोगे, लेट्स से t इक्वल टू 0 यहां पे पुट कर दोगे, तो ये मान लेते हैं कि ये इट इज नथिंग बट माई 1 माइनस 1 बिकम्स अ 0। और अगर आप t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये फाइनल वैल्यू अपने v नॉट तक चार्ज हो जाएगा, गॉट इट। अब यहां पे देखो जरा ध्यान से, अगर ये जो v नॉट है, सॉरी मैं यहां पे एक एरर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये v नॉट जो है वो इसकी फाइनल वैल्यू है। मान लेते हैं कि यहां पे ये v1 से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इनिशियली वोल्टेज जो कैपेसिटर का था वो है v1। थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि ये एक इनिशियली वोल्टेज है जिस पर कैपेसिटर जो है वो आपका इस वोल्टेज से ऑलरेडी जो है वो लाई कर रहा है, और कैपेसिटर फाइनल वोल्टेज तक, ये जो कैपेसिटर है वो आपका फाइनल वोल्टेज तक चार्ज होगा, कैपेसिटर जो होगा वो फाइनल वोल्टेज तक जाएगा, दिस वन, गॉट इट। और ये है मान लो वी नॉट, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये है वी नॉट। तो कैपेसिटर किस तरीके से, ये इनिशियल वोल्टेज है, इनिशियल वोल्टेज मान लेते हैं v1 है, गॉट इट। और कैपेसिटर इस तरीके से जो होगा वो चार्ज होना स्टार्ट होगा, लाइक दिस। और इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर जो है वो अपना फाइनल वैल्यू को अचीव कर लेगा। अब यहां पे दो चीजें ध्यान देने वाली हैं कि कैपेसिटर के पास इनिशियल वोल्टेज है वी नॉट, v1 यहां से वो चार्ज होना स्टार्ट हुआ, और फाइनल वैल्यू अपने v0 तक इनफाइनाइट टाइम के बाद जब t इक्वल टू यहां पे इन्फिनिटी पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, v0 वैल्यू को अचीव कर लेगा ना। यहां पे बहुत ध्यान से देखो प्लीज, अगर आप देखो तो ये इनिशियल वोल्टेज v1 है। अगर हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज मान लें तो ये यहां से स्टार्ट होगा। सोचो कि अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, लेट्स से, गॉट इट, जस्ट अ मिनट, कैपेसिटर जो है वो थोड़ी देर के लिए हम ओके ना, मान लेते हैं कि कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज होगा। मान लेते हैं कि कैपेसिटर अगर लेट्स से 0 वोल्टेज है, कैपेसिटर 0 वोल्टेज से चार्ज हुआ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इस बोर्ड में पता नहीं क्या आ गया था।
अगर मैं देखूं ध्यान से तो कैपेसिटर 0 से इस तरीके से चार्ज होगा, लाइक दिस। अब आप इन दोनों वोल्टेज रिस्पॉन्स को ध्यान से देखो। ये अगर कोई इनिशियल वोल्टेज 0 नहीं है तो, इनिशियल वोल्टेज इसके अंदर नहीं है तो, और अगर कोई इनिशियल वोल्टेज है तो, लेकिन अगर मैं मान लो ये फाइनल वैल्यू है V0 इस जगह पे, और थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूं कि हमारे जो टॉलरेंस है, ये जो टॉलरेंस है, ये टॉलरेंस लेट्स से इन दो वैल्यूज के बीच में, इन दो वैल्यूज के बीच में, अब ध्यान से देखो जरा टॉलरेंस को मैं क्या कह रहा हूं। टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर कोई कैपेसिटर की वैल्यू, मान लो ये V0 डैश है और ये V0 डबल डैश है, इनके बीच में भी कैपेसिटर की वैल्यू आ गई तो मैं ये मान लूंगा कि कैपेसिटर अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव कर रहा है, कैपेसिटर ने अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव कर लिया। ठीक, तो अब ध्यान से देखो प्लीज, यहां से लेके इसकी फाइनल वैल्यू तक जाने में अगर कैपेसिटर 0 से चार्ज होगा तो इतना टाइम लगेगा, यहां से लेके यहां तक जाने में इसे इतना टाइम लगेगा, ये वैल्यू, गॉट इट। और अगर कैपेसिटर कुछ इनिशियल वोल्टेज से चार्ज होगा तो इतना टाइम लगेगा। हम ये मान लेते हैं कि ये है T1, हम ये मान लेते हैं कि ये है T1 और ये है T2। ऑफ कोर्स T1 जो है वो लेस देन है T2 के। ध्यान समझना प्लीज, दो अलग अलग सिनेरियो हैं। ये जो आपको ग्रीन वाला जो कर्व दिख रहा है वो भी चार्जिंग का ही कर्व है, लेकिन वो उस केस में है जब कैपेसिटर बिल्कुल इनिशियली डिस्चार्ज पड़ा हुआ था और यहां से उसने फाइनल वैल्यू को अटेन किया। फाइनल वैल्यू का मतलब, व्हाट डू मीन बाय फाइनल वैल्यू? फाइनल वैल्यू का मतलब ये है कि ये इस लेवल तक पहुंच गया, ये जो नीचे वाली येलो रो है वहां तक पहुंच गया। अभी भी इसको इस वाइट की जगह पे पहुंचने में टाइम लगेगा। ये जो हम टाइम के साथ एनालिसिस कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि टाइम रिस्पांस का मतलब क्या होता है। ये जो हम टाइम के साथ बिहेवियर चेक कर रहे हैं, दैट्स व्हाट नोन एज अ टाइम रिस्पांस एनालिसिस। मतलब इस सिस्टम का, इस होल सिस्टम का जो आउटपुट रिस्पांस है, जहां पे आउटपुट मैंने कैपेसिटर का वोल्टेज लिया है एक एग्जांपल के थ्रू, ये जो होल रिस्पांस है वो टाइम के साथ किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, दैट्स व्हाट द टाइम रिस्पांस एनालिसिस ऑफ अ सिस्टम, गॉट इट। एक एग्जांपल मैं आपको फिजिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने फैन चलाया, लेट्स से आपने फैन को स्विच ऑन किया, अब वो फैन कुछ देर के बाद अपनी मैक्सिमम स्पीड, भले पहले से रेगुलेटर में 5 इनपुट दिया हुआ हो, आपने फैन ऑन किया, रेगुलेटर सेट किया आपने 5, लेकिन फैन को उस रिक्वायर्ड आरपीएम तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगेगा, यस और नो? लेट्स से 10 सेकंड या 15 सेकंड, कुछ भी, वॉट एवर टाइम इट इज। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ अगर आप चाहो कि एकदम से फैन दबाया और जो भी आरपीएम आपने सेट किया है उस आरपीएम तक पहुंच जाए आपका पर्टिकुलर सिस्टम, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट? कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ही ये अपने फाइनल वैल्यू को पहुंचेगा, जो भी आप फाइनल वैल्यू मान रहे हो। और उसमें भी फाइनल वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पहुंचेगा, कुछ ना कुछ यहां पे डिफरेंस होगा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि इसके बीच और इसके बीच में, इनके बीच और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। देखो अगर ये इसकी लेट्स से फाइनल वैल्यू है, तो अभी भी कुछ देर के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद इसको अटेंड करेगा, लेकिन डेफिनेटली इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा। उस गैप को हम कहते हैं एरर। आगे मैं अभी इन सब बातों पे अभी आऊंगा। ये पहला एग्जांपल दिया मैंने, दूसरा एग्जांपल दिया मैंने फैन का, कि फैन को आपने 5 पे लेट्स से सेट किया हुआ है और कुछ देर के बाद, लेट्स से 15 सेकंड के बाद उसने फाइनल वैल्यू को अचीव किया, जो भी आरपीएम आपने सेट किया हुआ था। एक दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया स्पीड ऑफ फैन, स्पीड ऑफ सीलिंग फैन, सीलिंग फैन, गॉट इट। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल देखो ध्यान से। तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, लेट्स से माइलेज ऑफ अ कार और पिकअप ऑफ अ कार, यू विल से पिकअप ऑफ कार, पिकअप ऑफ कार। आप आजकल देखते हो कि ऐसी कार्स आ रही हैं जो कि लेट्स से 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में 100 की स्पीड अटेन कर लेती है। इसी बेस पे उनका एडवर्टीजमेंट होता है, फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड, ऐसा आपने सुना होगा।
लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि 0 सेकंड में आपने जैसे ही लेट्स से एक सिंपल एक गियर लगाया और लेट्स से आपने 5 का गियर लगाया और आप जो आपकी स्पीड डिजायर थी लेट्स से 120-130 किलोमीटर पर आवर और एकदम 0 टाइम पे आपकी जो स्पीड है वो उस पर्टिकुलर स्पीड को अटेन कर लेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम लेगी, कुछ ना कुछ टाइम लेगी। लेट्स से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, बहुत ज्यादा फास्ट है तो 2.5 सेकंड, और कुछ देर के बाद उस 200 लेट्स से 120 के स्पीड को आपने अटेन किया। लेकिन अगर आप ये कह दो कि मान लो आपकी कार है 120 की स्पीड आपकी डिजायर्ड स्पीड है, लेकिन अगर किसी कार ने लेट्स से 115 भी अचीव कर लिया तो मैं ये मान लूंगा कि ये इसने अपने फाइनल वैल्यू को अचीव कर लिया। अब वहां 0 से लेके 115 तक जाने में जो लगने वाला जो टाइम है, दैट्स व्हाट दिस टाइम इज। ये जो टाइम आपको दिखा रहा हूं मैं, इसके बाद उसने फाइनल वैल्यू को अचीव कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इन पूरे होल टाइम के साथ जो बिहेवियर है, मतलब जहां पे आपको दो चीजें डिमांड है, एक तो फास्ट स्पीड, यानी कितने स्पीड से आपकी कितना ये सिस्टम फास्टर है, ये इस बात से डिपेंड होगा कि ये जो टाइम के पैरामीटर आपको दिख रहे हैं ये जितने कम होंगे उतना ही आपका जो सिस्टम होगा वो स्पीड होगा। गॉट इट? मतलब सिस्टम जो होगा आपका फास्टेस्ट होगा। एक दूसरी पैरामीटर जो कि आपको हमेशा सोचना है ऐसे सिस्टम्स में, वो है एक्यूरेसी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर ये इसकी फाइनल वैल्यू, मैं थोड़ा सा पे चेंज करता हूं, अगर मान लो ये इसकी फाइनल वैल्यू है, लेट्स से ये इसकी फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, तो क्या कभी सिस्टम इस फाइनल वैल्यू को अचीव कर पाएगा? पॉइंट इज दिस, क्या कभी भी सिस्टम इसको अचीव कर, किसी कैसे भी तरीके से करे, चाहे तो वो ऐसे करे, लेट्स से ऐसे करे, गॉट इट, या फिर ऐसे करे, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से करे, ऐसे करे, या किसी भी मोड से इस तरीके से जाए, लेकिन ये इसको अचीव करे। डेफिनेटली कुछ टाइम लग रहा है, ये टाइम लगेगा, डेफिनेटली यहां पे कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, ये टाइम है और ये टाइम लग रहा है। लेट्स से कि इसको इतना टाइम लगा, इस वाले सिस्टम को इतना टाइम लगा, टॉलरेंस लेवल है, कुछ टॉलरेंस लेवल है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या ये कभी इन वैल्यूज को अटेन कर पाएगा, अपनी फाइनल वैल्यू को अटेन कर पाएगा? और एक सिस्टम जितना एक्यूरेट होगा, अब देखो एक्यूरेसी का पैरामीटर क्या है, एक सिस्टम अपने इनपुट या रेस्पॉन्स को, एक पर्टिकुलर सिस्टम एक अपने इनपुट को या एक रेफरेंस को कितने देर, कितना मॉडल कर पाता है, कितने देर के बाद तो वो स्पीड हो गई, लेकिन कितना रेप्लिकेट कर पाता है, दैट्स व्हाट द एक्यूरेट सिस्टम इज। हम चाहते हैं कि हमारी फाइनल वैल्यू लेट्स से 5 वोल्ट है और इस 5 वोल्ट को सिस्टम कभी ना कभी तो अटेन करे, ठीक? ऐसा ना हो कि ये 5 वोल्ट सिस्टम, हम 5 वोल्ट आप रेफरेंस आप मांग रहे हो और सिस्टम जो है वो आपको 1.2 1.3 पे ही डेड हो गया, या फिर एकदम टॉप पहुंच गया, लेट्स से 10 वोल्ट तक पहुंच गया। अब सोचो अगर यहां पहुंच गया एक सिस्टम का बिहेवियर, तो इससे क्या हो सकता है? इससे सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो सकती है, राइट? मतलब सिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा हो सकता है, और इससे इस सिस्टम के जो इंटरनल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, या कोई भी एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ है, तो वो आपका सिस्टम जो है वो डेंजर जोन पे जा सकता है। आपने कभी सुना होगा एमीटर की जो कॉइल है, और आपने लेट्स से किसी हाई जितनी उसकी स्पेसिफिकेशन है उसके बियॉन्ड अगर आपने लगा दिया तो उसकी कॉइल ही खत्म हो गई, डैम्पिंग जोन से बाहर चली गई और वो बिल्कुल स्लैग हो गई, वो जो मीटर था वो स्लैग हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कितना मैक्सिमम दे सकते हैं, कितना वोल्टेज मैक्सिमम दे सकते हैं, और क्या ये अपने इनपुट को एग्जैक्टली फॉलो करेगा या नहीं, ये सारे पैरामीटर्स भी हमको देखना है। तो 3 पैरामीटर्स मैंने आपको बताया। एक तो पहला मैंने आपको बताया स्पीड, गॉट इट?
फिर मैंने आपको बताया दूसरा एक्यूरेसी, सिस्टम कितना एक्यूरेट है, एक्यूरेसी। और तीसरा मैंने आपको बताया टॉलरेंस लेवल, सिस्टम इस टॉलरेंस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं, टॉलरेंस लेवल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं। और जब हम ये बिहेवियर टाइम डोमेन में चेक करते हैं, जब भी हम ये बिहेवियर, ये सब सारा चीजें हम टाइम बिहेवियर में चेक करेंगे, तो वो सारे बिहेवियर को हम कहेंगे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। और ये जो पैरामीटर्स होंगे जो टाइम के अकॉर्डिंगली आगे आपकी क्लास में आएंगे, जैसे कि पीक टाइम, राइज टाइम, डेड जोन, मैक्सिमम ओवरशूट, गॉट इट, ये सारे पैरामीटर्स जो होंगे वो हम टाइम डोमेन पे इन सारे मोटिव्स को असाइन करने के लिए जो है वो डिफाइन करेंगे। तो एक बार हमने इन सिस्टम पैरामीटर्स को डिफाइन कर लिया और एक बार हमने इसका बिहेवियर चेक कर लिया टाइम के अकॉर्डिंगली, तो ये कंप्लीट एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस कहते हैं। गॉट इट। अब देखो ध्यान से, अब इसके कई सारे फैक्टर, इसमें हम देखते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। आपने ये वर्ड सुना होगा, ट्रांजिएंट का मतलब क्या है। ये जो मैंने अभी फैन का एग्जांपल लिया कि फैन कुछ देर के बाद एक रिक्वायर्ड आरपीएम को अटेन करेगा, तो जितना टाइम ये लेगा, दैट्स व्हाट द ट्रांजिएंट इज। गॉट इट। मैं आपको कोई लेक्चर दे रहा हूं, आपको समझने में, जितना ग्रास्प करने में जितना टाइम लग रहा है, तो दैट्स व्हाट अ ट्रांजिएंट पार्ट इज। गॉट इट। ये जो एनालिसिस मैंने आपके सामने की, ये वाली जो एनालिसिस मैंने आपके सामने की, तो इसमें आप बता सकते हैं कि ट्रांजिएंट पार्ट कितना होगा। एक ट्रांजिएंट पार्ट कितना होगा? ट्रांजिएंट पार्ट सर यहां से अगर मैं इसको मान रहा हूं, तो ये जो इतना होल पार्ट है, इतना जो ये होल पार्ट है, इस पार्ट को मैं कहूंगा, लेट्स से इस जगह से लेके इस जगह तक का जो पार्ट है, इसको मैं कहूंगा ट्रांजिएंट पार्ट। ये पार्ट, ये सिस्टम का ट्रांजिएंट पार्ट है पहले वाले का, और दूसरे वाले का ट्रांजिएंट पार्ट होगा वो ये होगा, ये दूसरे सिस्टम का ट्रांजिएंट पार्ट है। ट्रांजिएंट का पार्ट का मतलब कि अपने फाइनल वैल्यू को अटेन करने में जितना टाइम लग रहा है, तो फाइनल वैल्यू को अटेन करने में यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है। गॉट इट। और रिस्पॉन्स का बिहेवियर कुछ भी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, हालांकि ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम पे हम बात कर चुके हैं कि याद है आपको, हमने कहा था कि एक लेट्स से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है आपके पास, और एस की मैक्सिमम पावर को हम उसका ऑर्डर कहते हैं, राइट। तो और टाइप कैसे डिनोट करते हैं? टाइप डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का स्टडी स्टेट एरर जो है वो चाह रहे हैं, आगे हम देखेंगे जब हम स्टडी स्टेट एरर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पर अगर हम ये कह रहे हैं कि टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, तो ये एक सेकंड ऑर्डर का रिस्पॉन्स है, फर्स्ट ऑर्डर का रिस्पॉन्स है, कैसा भी रिस्पॉन्स है, अभी फिलहाल मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यहां पे अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। और एक बात मैं और जानता हूं कि बहुत ध्यान से देखिए, एक बात मैं और जानता हूं कि जो फाइनल वैल्यू भी है, ये फाइनल वैल्यू भी लेट्स से असाइंड है, राइट। फाइनल वैल्यू भी असाइंड है कि इसके लिए लेट्स से एक टॉलरेंस लेवल है, ये टॉलरेंस लेवल, ठीक है, ये एक टॉलरेंस लेवल है। ये व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस लेवल? कि देखो ध्यान से, टॉलरेंस लेवल का मतलब ये है कि अगर सिस्टम इस लेवल तक पहुंच जाएगा, ये जो सिस्टम है इस लेवल तक पहुंच गया, मतलब इतने लेवल तक पहुंच गया, मतलब ये वैल्यू है लेट्स से 5 वोल्ट, तो ये वैल्यू मैं मान लेता हूं लेट्स से 4.00 लेट्स से 095 और 5.005 लेट्स से, इन दोनों के बीच में अगर कोई वैल्यू है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर सिस्टम ने इन वैल्यूज को भी अटेन कर लिया, तो मैं ये मान लूंगा कि सिस्टम ने अपने फाइनल वैल्यू को अचीव कर लिया। इसको, इस रीजन को हम कहेंगे टॉलरेंस रीजन। ये जो रीजन है, इस रीजन को हम कहेंगे टॉलरेंस रीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलरेंस रीजन, राइट। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, बताइए आप। अभी तक मैंने सिंपल आपको ये बताया कि एक सिस्टम के बिहेवियर को, कौन कौन से बिहेवियर को, ये बिहेवियर्स को एनालाइज करने के टाइम डोमेन में कुछ तरीके हैं, गॉट इट। और उनमें से एक तरीका ये है कि हम उसके ट्रांजिएंट पार्ट को अलग चेक करें और स्टडी स्टेट पार्ट को अलग चेक करें। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं कह रहा हूं, चेंज द कलर,
इस पार्ट को मैं कह रहा हूं ट्रांजिएंट पार्ट। ट्रांजिएंट एनालिसिस। और ये वाला जो एनालिसिस है, इस पूरे पार्ट को मैं कह रहा हूं, इस वाले पार्ट को मैं कह रहा हूं ये स्टडी स्टेट एनालिसिस। स्टडी स्टेट एनालिसिस, गॉट इट। अब ट्रांजिएंट एनालिसिस के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, आप सोचो जरा। ये हो सकता है कि सर ये कितना जल्दी ये खत्म होगा, ट्रांजिएंट कितना जल्दी सिस्टम के अंदर खत्म होगा। मतलब ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको मैं कहूं T1 और इसको मैं कहूं T2, दो अलग अलग सिस्टम्स के बिहेवियर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक ये व्हाइट वाला और एक ये रेड वाला। तो कितना जल्दी T1 आएगा, कितना जल्दी T2 आएगा, ठीक है, ये एक मतलब है। ये इसका स्टडी स्टेट टाइम होगा, फाइनल वैल्यू होगी जो उसकी, कितना जल्दी अचीव होगा। सर कितना जल्दी सिस्टम, मान लो अगर मैं ये कह दूं कि मान लो थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि ये जो वैल्यू है लेट्स से 50% है, इमेजिन करते हैं कि ये वैल्यू 50% है सपोज। तो अगर एक पैरामीटर ये भी हो सकता है कि कितना जल्दी सिस्टम 50% को अचीव कर जाए, कितना जल्दी, बहुत जल्दी सिस्टम जो है 50% को अचीव कर गया, गॉट इट। एक ये पैरामीटर हो सकता है जिसको नॉर्मली हम राइज टाइम से डिनोट करते हैं, कई इसके डेफिनेशन है। 10% से लेकर 90% तक में जाने वाला टाइम, ये भी राइज टाइम है। 50% तक पहली बार जो 50% पे अचीव किया, लेट्स से ये पहली बार 50% पे अचीव किया इस जगह पे और यहां पे इस जगह पे, गॉट इट। ये दो अलग अलग सिस्टम है, ये S1 का बिहेवियर है और ये S2 का बिहेवियर है, राइट। तो पहली बार 50% जाने में लगने वाला जो टाइम है, हम इसको अलग से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, कोई कोई बुक में सर 10% से लेके, अगर मान लो मैं एक और लाइन लिख रहा हूं यहां पे, ओके, ये इससे नहीं, इससे डिनोट करते हैं, चलो इससे, हाँ, अगर ये 10% है मान लो, ठीक, और 90% है, ये 90% है सपोज, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 90% है, ये 10% है, ये 10% है, मतलब 5 × 10/100, और ये कौन सा है, मान लो 5 × 90/100, ये वो वैल्यू। इन दोनों के बीच में जाने में लगने वाला जो टाइम है, इन दोनों के बीच में, मतलब कौन कौन सा टाइम, एक ये टाइम, इस सिस्टम की बात कर रहा हूं, एक ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, यहां से लेके यहां तक लगने वाला जो टाइम है वो हम राइज टाइम कह सकते हैं, गॉट इट। फिर और भी टाइम होता है, डिले टाइम। लेट्स से फर्स्ट 50% में जब अचीव हुआ सिस्टम तो कितना टाइम लगा। फिर स्टडी स्टेट टाइम, फाइनल वैल्यू, पहली बार जब उसने फाइनल वैल्यू को अचीव किया तो कितना टाइम लगा, एक ये। और इसकी जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है, देखो ध्यान से, ये इसके लिए डिफाइन नहीं है, S2 के लिए डिफाइन नहीं, S1 के लिए। सर यहां तक जाने में लेट्स से इस जगह पे जाने में जो टाइम लगा पहली बार, हम इसको भी एक पैरामीटर मान सकते हैं। ये इसलिए लेते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि कौन से टाइम इंस्टेंट पे सिस्टम ने अपने एक अलाउबल जोन से ऊपर की ओर ट्रैवल किया है। लेट्स से आपका अलाउबल जोन था, आप रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, 80 किलोमीटर पर आवर आप जा सकते थे, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा एक टाइम आएगा जब आप 80 को क्रॉस करके लेट्स से 120 पहुंच जाओगे। तो आपकी मैक्सिमम स्पीड थी 120, ठीक, उस ट्रैक पे मैक्सिमम स्पीड थी 120। किस टाइम पे आपने 120 को अचीव किया, कितने टाइम पे, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है एनालिसिस करने का। हालांकि इसका एक नाम है जिसको हम ओवरशूट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। आज की क्लास प्योर फंडामेंटल है, बस आप जानो कि पैरामीटर्स ये जरूरी क्यों है और इन पैरामीटर्स का एग्जैक्टली एनालिसिस कैसे हो सकता है, गॉट इट। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भी एक पैरामीटर हो सकता है, ठीक। अच्छा, यहां पे स्टडी स्टेट वैल्यू TS टाइम, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है, यहां से लेके यहां तक का जब उसका ट्रांजिएंट पार्ट पूरा खत्म हो गया। एक क्या पैरामीटर होता है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई स्पीड की। ये जितने भी टाइम के पैरामीटर्स हम देख रहे हैं, इससे हम क्या डिनोट करेंगे, ये जितने कम होंगे
सिस्टम हमारा उतना ज्यादा क्या होगा, फास्ट होगा, राइट। ये जितने कम होंगे सिस्टम हमारा उतना ज्यादा क्या होगा, फास्ट होगा। अच्छा, और क्या पैरामीटर हो सकते हैं सर? और एक पैरामीटर हो सकता है कि क्या जो इसकी फाइनल वैल्यू है, जो आपको दिख रही है, ये जो फाइनल वैल्यू है, क्या सिस्टम ने इसको अटेन किया या नहीं। मतलब अगर ये रेफरेंस वैल्यू है और आपकी जो आउटपुट वैल्यू है वो इससे कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर है। भाई मुझे लेट्स से ये टॉलरेंस लेवल है 4.0995 और मेरा सिस्टम 4 पे आके खत्म हो गया, 4 पे आके उसका क्लाइमेक्स खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने फाइनल वैल्यू से कितना दूर है सर? 4 से लेके 5 तक का जो ये एरर मिल रहा है, ये व्हाट एक्यूरेसी को डिनोट कर रहा है, क्योंकि जो आपको चाहिए था वो तो मिला नहीं। वो तब मिलेगा जब सिस्टम उस वैल्यू को अटेन करेगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये भी चेक करना है कि इस रेफरेंस वैल्यू से सिस्टम कितना दूर है। हाँ, डेफिनेटली हम कुछ टॉलरेंस लेवल रख रहे हैं कि इस टॉलरेंस लेवल पे आ गया तो हम ये मानेंगे कि एरर 0 है। और ये जो टॉलरेंस बैंड होते हैं, ये बैंड फिक्स्ड बैंड होते हैं। 2% का बैंड हमने डिसाइड कर लिया या लेट्स से 5% का बैंड डिसाइड कर लिया, वो डिपेंड करता है सिस्टम के डिजाइनिंग पे। गॉट इट? तो अगर कोई सिस्टम इस तरीके से एनालिसिस कर रहा है, इस तरीके से लेट्स से वैल्यू को अटेन कर रहा है कि इसकी ये अपने जो फाइनल वैल्यू है, इसको मैं फाइनल वैल्यू कह रहा हूं, ये जो येलो वाला दिख रहा है आपको, इस फाइनल वैल्यू को अचीव करने में लेट्स से कुछ टाइम ले रहा है, दैट्स व्हाट द स्पीड इज। लेकिन अगर वो फाइनल वैल्यू को अचीव कर पा रहा है, कहने का मतलब वो क्या है, एक्यूरेट है। गॉट इट? तो दूसरा पैरामीटर क्या हो गया, एक्यूरेसी। और आगे पढ़ोगे, जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में आगे मुझसे क्लास पढ़ोगे, तो ये जो टाइम है यही बैंडविड्थ है। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये जितने कम टाइम में सिस्टम जितना फास्ट होगा उतनी ही बैंडविड्थ अचीव करेगा। ये सब आज की क्लास नहीं, जो आगे की क्लासेस आएंगी उनमें हम डिराइव भी करेंगे कि कई बार आप राइज टाइम देखते हो 0.35 बाय बैंडविड्थ। गॉट इट? सेकंड ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो कोई सिस्टम अगर लेट्स से कितनी बैंडविड्थ अचीव कर रहा है, बॉडी प्लॉट में हम देख रहे हैं कि इतनी बैंडविड्थ अचीव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है तो कहने का मतलब ये जो ट्रांजिएंट टाइम है ये कम है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये सारी चीजें जो है वो आपको हमेशा एक एज अ सिस्टम डिजाइनर आपके दिमाग में ये चीजें हमेशा होनी चाहिए कि मुझे किन किन पैरामीटर्स के बेस पे, एक पर्टिकुलर सिस्टम को डिजाइन करना है और डिजाइनिंग पैरामीटर्स क्या क्या है। गॉट इट? तो अगर मेरे पास एक सिस्टम है, लेट्स से मैं एक सिस्टम बनाता हूं आपके सामने। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है कुछ ऐसा, जहां पे मैं कुछ फीडबैक ले रहा हूं। ओके, लेट्स से कुछ इस तरीके से एक सिस्टम है, मान लो। सॉरी, गॉट इट? और मान लो ये मेरे पास एक रेफरेंस इनपुट है RS, और यहां पे मैं नेगेटिव फीडबैक ले रहा हूं। ये एक सिस्टम है मेरा जिसका फॉरवर्ड पाथ है GS, और यहां पे मैं इसे डिनोट कर रहा हूं HS से, और ये है मेरा CS। करेक्ट? और आप ये कह रहे हो कि मेरा CS ओवर RS जो है वो है GS ओवर 1 प्लस GSHS, राइट? ये एक सिस्टम है। तो इसके कई सारे पैरामीटर जिनके बिहाफ पे हमें डिजाइन करना है, और वो पैरामीटर्स को मैं एक एक 1 बाय 1 लिख रहा हूं। एक पैरामीटर है आपका स्पीड, दूसरा पैरामीटर, जहां पे स्पीड की बात आएगी वहां पे मेनली हम बात करेंगे ट्रांजिएंट की। गॉट इट? ट्रांजिएंट कितना जल्दी डाई आउट होगा। दूसरी बात आएगी एक्यूरेसी की,
और इस जगह पे हम बात करेंगे एक्यूरेसी का मतलब मैंने आपको बताया कि सिस्टम जो है वो अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव कर पा रहा है नहीं, इसको हम कहेंगे स्टडी स्टेट पार्ट से। ये है स्टडी स्टेट पार्ट, स्टडी स्टेट एनालिसिस। और फिर थर्ड एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम बात करते हैं बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ की। और फोर्थ पार्ट जो हम लेते हैं वो है स्टेबिलिटी। तो इन पैरामीटर्स के बिहाफ पे एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो आपका डिजाइन होता है। इन पैरामीटर्स के बिहाफ पे आपका सिस्टम जो है वो डिजाइन होता है। गॉट इट? लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि लेट्स से आपके को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है सिंपल। अब थोड़ा सा मैथ्स पे आते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये पार्ट मेरा ट्रांजिएंट पार्ट है और ये पार्ट मेरा लेट्स से स्टडी स्टेट पार्ट है। मान लो मैं ये कह दूं कि कोई, अच्छा सर कैसे? सर यहां पे हम कुछ ना कुछ एक रेफरेंस इनपुट से टेस्ट करेंगे। वो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम एक ब्लैक बॉक्स से अगर रिप्रेजेंट करें, लेट्स से मान लो ये एक ब्लैक बॉक्स है, ये एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, जहां पे हम ये इनपुट दे रहे हैं और ये आउटपुट ले रहे हैं। हम बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता हमें कि ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है या एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, एक फाइनल ऑर्डर, एक nth ऑर्डर सिस्टम है, लेट्स से इमेजिन। और यहां पे हम इनपुट दे रहे हैं एक्स ऑफ टी, जिसको मैं एक्साइटेशन भी कह रहा हूं, एक्साइटेशन। और यहां पे मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिस्पॉन्स जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं सीटी से, जिसको मैं कह रहा हूं सीटी से। बहुत ध्यान समझना प्लीज। और ये एक मेरा सिस्टम है, लेट्स से जनरल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ये एक सिस्टम है। गॉट इट? अब मान लो मुझे सीटी दिया हुआ है, कुछ भी। सबसे पहली बात तो हम यहां पे कुछ टेस्ट सिग्नल देंगे। एक सिस्टम मेरा डिजाइन हो गया, पोल जीरो मिल गए, इसके सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन मिल गए, इसके पोल जीरो डिफाइन हो गए, सब कुछ सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक टेस्ट इनपुट दे रहे हैं। एक टेस्ट इनपुट को हम डिनोट करते हैं ऐसे। मान लो यहां पे एक टेस्ट इनपुट दे रहे हैं, एक टेस्ट इनपुट। क्या क्या टेस्ट इनपुट हो सकता है? तो ये सारे टेस्ट इनपुट वही इनपुट हैं, आज हम इनकी क्लास में बात करेंगे। ये सारे टेस्ट इनपुट वही टेस्ट इनपुट हैं जो आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा हुआ है, जिनको हम एलिमेंट्री सिग्नल्स कहते हैं। एलिमेंट्री सिग्नल्स आर दो सिग्नल्स फ्रॉम विच हायर ऑर्डर सिग्नल्स कैन बी डिराइव्ड। मतलब ऐसे सिग्नल्स जिनसे हम कई सारे सिग्नल्स जो है वो बना सकते हैं और जिनको हम टेस्ट इनपुट के फॉर्म में कंट्रोल सिस्टम में देते हैं। क्योंकि अगर हमने एलिमेंट्री सिग्नल्स का रिस्पॉन्स चेक कर लिया तो इनसे एसोसिएट जितने भी और सिग्नल्स बनेंगे सब एलिमेंट्री से ही बनेंगे। और चूंकि टेस्ट सिग्नल का रिस्पॉन्स पता है तो एलिमेंट्री सिग्नल का रिस्पॉन्स पता है, क्योंकि सिस्टम जो है वो आपका लीनियर है। याद करिए, मैंने आपसे लास्ट 8 क्लास में एक बात तो बहुत इंफेसाइज किया है कि ये जो सिस्टम है वो एलटीआई होना चाहिए, लीनियर। ये सारी थ्योरी तभी वैलिड है जब सिस्टम लीनियर टाइम इन्वायरेंट है। अगर सिस्टम लीनियर टाइम इन्वायरेंट नहीं है तो आप यकीन मानिए आप बिल्कुल भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। गॉट इट? कि इनपुट का कॉम्बिनेशन आउटपुट का कॉम्बिनेशन होगा और इनपुट पे यहां पे कोई मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम आउटपुट पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। गॉट इट? तो अगर मान लेते हैं कि ये सिस्टम एक एलटीआई सिस्टम है, एलटीआई, सर याद रखना प्लीज, स्टेबल सिस्टम हो ऐसा हमारी डिमांड नहीं है। स्टेबिलिटी तो हमें चाहिए जो हम एक्वायर करेंगे, लेकिन लीनियर टाइम इन्वायरेंट सिस्टम हो ये डेफिनेटली डिमांड है। अब मुद्दा ये है कि अगर कितने टेस्ट इनपुट हम यहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इन पर इस पर बात करेंगे। टेस्ट इनपुट क्या होते हैं वो सब हम अभी बात करने वाले हैं। लेकिन मान लो कोई भी इनपुट हमने दिया और हमारे पास एक जनरल सीटी है, एक जनरल रिस्पॉन्स है, तो क्या आप उस रिस्पॉन्स को देखकर ये बता सकते हो कि सर सिस्टम का ये ट्रांजिएंट पार्ट है और ये जो है वो आपका स्टडी स्टेट पार्ट है। ऑलराइट? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ये ट्रांजिएंट एनालिसिस था और स्टडी स्टेट पार्ट था, इसी में हम देखते हैं कि मान लो मेरे पास एक एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पे एक एग्जांपल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सीटी इज लेट्स से 10 e to the power minus of 2t into ut। एक पहला है, दूसरा c1 c2t है, लेट्स से इट इज 10 प्लस e to the power minus of 2t ut। तीसरा देखो c3t, इट इज 10 प्लस 4 sin 2t प्लस
ई टू द पावर माइनस 2t कॉस 2t, मान लो ut, और प्लस ई टू द पावर माइनस 3t ut। ये कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है आपके पास। अब आपको ये चेक कर रहे हैं कि ये सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है या स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है। अब पोल जीरो प्लॉट पे इनका क्या असर आएगा, पोल जीरो प्लॉट पे इनका क्या असर आएगा, ये भी हमें चेक करना है। कि मतलब अगर हम बात करें कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का पोल जीरो प्लॉट क्या होगा, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स का पोल जीरो प्लॉट क्या होगा, ये भी हमें चेक करना है। अब ध्यान से देखो सर, कैसे चेक करोगे, आप टी की वैल्यू लो इन्फिनिटी पे, फाइनल वैल्यू पे, ये सब कुछ फाइनल वैल्यू थ्योरम है। अगर फाइनल वैल्यू पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो वो पार्ट कैसा होगा, ट्रांजिएंट पार्ट है, नहीं तो वो समय के साथ चलता ही रहेगा, राइट। जैसे कि इसको देखो, अगर मैं टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दूं तो ये डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, इसका कर्व जो होगा वो कर्व ऐसे ही बनेगा, यानी डेफिनेटली ये कुछ देर के बाद इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट एक नंबर है जो कि आप असाइन कर रहे हो, यस नो। तो एक इनफाइनाइट टाइम के बाद इसकी वैल्यू डाई आउट हो जाएगी, मतलब डेफिनेटली ये पार्ट कैसा होगा, ये पार्ट जो होगा वो ट्रांजिएंट पार्ट होगा, ये एक ट्रांजिएंट पार्ट होगा। यहां पे देखो जरा सर, ये टी टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पे ये पार्ट तो डाई आउट हो जाएगा, पर ये जो 10 है ये तो बना ही रहेगा ना, 10 तो यही है ना, 10 ये 10, इसके साथ ये वाला जो पार्ट आएगा ये डाई आउट हो जाएगा, डेफिनेटली दोनों को ऐड कर रहे हैं, गॉट इट, प्लीज कंफ्यूज मत होना। ये भले डाई आउट हो जाए, ये वाला पार्ट भले डाई आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट भले डाई आउट हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो अगर ये कांस्टेंट बना हुआ है तो यकीन मानिए कि ये आपका कैसा है, ये है आपका स्टडी स्टेट पार्ट, ये है आपका स्टडी स्टेट पार्ट, स्टडी स्टेट कलर चेंज कर देता हूं, स्टडी स्टेट पार्ट है, और ये आपका ट्रांजिएंट पार्ट है, ये आपका ट्रांजिएंट पार्ट है। इसको देखो सर, डेफिनेटली ये बना रहेगा, 4 sin 2t भी बना रहेगा, sin 2t डेफिनेटली। ये कैसा कर्व है, ये कैसा कर्व है, ये सुनो, ये कैसा कर्व है, ये भी बना रहेगा। e टू द पावर माइनस 2t cos 2t, सर ये बना रहता है, लेकिन e टू द पावर माइनस 2t से t टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा t टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पे। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से सिर्फ ट्रांजिएंट पार्ट ये दोनों है, ये ट्रांजिएंट पार्ट है, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो स्टडी स्टेट पार्ट होगा, करेक्ट। इन दोनों का जो पार्ट होगा वो स्टडी स्टेट पार्ट होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी भी ट्रांजिएंट पार्ट होगा, जब भी कभी भी ट्रांजिएंट पार्ट होगा तो वो डेफिनेटली टाइम के साथ डाई आउट कर ही जाएगा, लेकिन अगर कोई स्टडी स्टेट पार्ट होगा तो वो टाइम के साथ कांस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। अब चलो सर इसके पोल जीरो पैटर्न पे देखते हैं, इन पोल जीरो पैटर्न। तो ये ट्रांजिएंट एनालिसिस, मैं इसका कलर वो चेंज करता हूं, ट्रांजिएंट एनालिसिस, और मैं लिखता हूं यहां पे प्लस स्टडी स्टेट एनालिसिस, एनालिसिस इन पोल जीरो, इन एस प्लेन, ऐसा लिखो, इन एस प्लेन। हम एस प्लेन में देख के कैसे बताएंगे कि जो रिस्पॉन्स आएगा, अगर मान लो एक हमें सीटी का एस प्लेन गिवन है, मैं इन सब पे बात कर चुका हूं, आज की क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आपको। आज की क्लास प्योरली फंडामेंटल जा रही है, इससे कोई प्रीवियस क्लासेस का कोई मतलब नहीं है प्लीज। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे BDR SFG आता है या नहीं आता है तो इसका इससे लेना देना है, ठीक है। अगर आप आज की क्लास आज तक आपने नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी के साथ आप क्लासेस कर सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ध्यान देना। सर मैंने कहा आपसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एस्प्लेन पहले क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों का एस्प्लेन क्लियर नहीं है, एक बार देखो ध्यान से, एस्प्लेन क्या होता है, एस्प्लेन क्या होता है सर, सॉरी एस्प्लेन क्या होता है, आपके पास सिग्मा प्लस जे ओमेगा का प्लेन होता है, राइट, सिग्मा प्लस जे ओमेगा का प्लेन होगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा का प्लेन होगा, और यहां पे ये वैल्यू है सिग्मा और ये वैल्यू है जे ओमेगा, तो एस जो है वो है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, राइट। और आपके पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है, लेट्स से एच एस इज इक्वल टू 3s + 2 अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 4, और यह है आपका लेट्स से एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। मैं थोड़ा सा इसको मैं यहां लिखता हूं, और यह है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, और यह है एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। सपोज करो, चलो इनको हमें प्लॉट करना है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। मान लो मैं लिखता हूं, मेरे पास एक एच एस है, वो है 3s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमें इसे पोल जीरो प्लॉट पे बनाना है, बहुत ध्यान समझिएगा प्लीज। कैसे बनाएंगे सर? जीरोस क्या होते हैं सिस्टम के, मैंने आपको ये सब कुछ करवाया है। जीरोस क्या होते हैं? जिन पे ये वैल्यू रखने पे वैल्यू एच एस की वैल्यू जीरो हो जाए। तो अगर आप -4 पुट करोगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो -4 ये जीरो है, अगर तो ये नेगेटिव रेंज है, ये पॉजिटिव रेंज है, तो ये -4 पे मेरा ये जीरो है, ये है -4 पे जीरो। सिंपल। अब देखो पोल क्या होते हैं? पोल वो आइडेंटिटी होती है जहां पे अगर आप जीरो पुट कर दो, अगर पोल को सब्स्टिट्यूट कर दो तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहां पे देखो सबसे पहला पोल, अगर इसकी बात करें, हम इसकी बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं, इसकी बात करें तो ये सर जीरो पे दो पोल हैं आपके, ये एस स्क्वायर, ये जीरो पे दो पोल है, ये दो पोल है जीरो पे ओरिजिन पे। इसको देखो, एस स्क्वायर प्लस 4 को अगर जीरो पुट करोगे, एस स्क्वायर प्लस 4 को अगर जीरो पुट करोगे तो एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4, और इट इज एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस ऑफ रूट -1 इंटू √4। ये हुआ, तो इसका मतलब रूट -1 की वैल्यू जे हो जाएगी। इट इज प्लस माइनस ऑफ J2, यानी दो पोल आएंगे, दो पोल आएंगे, एक पोल आएगा J2 पे और एक पोल आएगा -J2 पे, -J2 पे, ये दो पोल आएंगे आपके। इसको देखो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, तो अगर आप इसको पुट करोगे तो ये आ जाएगा -b प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac बाई 2a। इससे निकालो जरा, मेरे ख्याल से इसके रूट आएंगे -1 प्लस J1 और -1 माइनस J1। चेक कर लेना प्लीज एक बार, रूट निकालना आपका काम है। मतलब सर यहां पे डेफिनेटली एक पॉइंट होगा -1 जो उसका रियल पार्ट होगा, और ये एक पॉइंट होगा J1 और ये एक पॉइंट होगा -J1, ये ऐसा होगा। सॉरी, ये हो जाएगा J1 और ये हो जाएगा -J1, ये ऐसा पॉइंट आएगा। और ये इसको देखो एस प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एस प्लस 2 पे, मतलब -2 पे सर दो पोल है, ऑर्डर इसका 2 है, यानी इस जगह पे ये है अपना -2 और ये दो पोल। तो देखो सिस्टम के अंदर कितने पोल हैं? अगर कोई, अगर ये आपका CLTF है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया सर? 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 पोल होंगे। चेक कर लो, 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 पोल है आपके पास। 8 ऑर्डर, 8 ऑर्डर का सिस्टम हो गया, और एक जीरो है यहां पे। करेक्ट? ये होते हैं पोल्स और जीरोस, ये सब मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं अच्छे से। ठीक, तो अब इसको हटाते हैं, अब इसको हटाते हैं और एक फ्रेश एक्सप्लेन लेते हैं, एक फ्रेश एक्सप्लेन लेते हैं। यहां पे ये एक फ्रेश एक्सप्लेन ले रहे हैं, करेक्ट? और मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा पार्ट ट्रांजिएंट है, कौन सा पार्ट स्टडी स्टेट है। देखो मान लो मेरे पास एक H1s है जो कि है H1T था, ओके, H1T था जो कि था 10, H2T था 10 e⁻² 2t ut, H3T था
10 t e टू पावर माइनस ऑफ 2t ut। और मैं यहां पे इतना मैं मानता हूं कि आपको बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है। इसकी भी क्लासेस मैंने आपको करवाई हैं, अगर दूसरी क्लास या तीसरी क्लास आप चेक कर लें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे ही है। h4t है e टू द पावर माइनस 2t साइन 3t ut। h5t है साइन 3t ut। h6t है, एक बड़ा सा ले लेते हैं, 10 प्लस 10 e टू द पावर माइनस 2t ut प्लस 3 cos 2t ut प्लस 4 e टू द पावर माइनस 3t cos 3t ut। मान लो ये हमें इनके सबसे पहले क्या चाहिए, पोल्स चाहिए। तो अगर आपको पोल्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए बेसिकली। मैं इसको अगले पेज पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखूंगा। जैसे कि पहले वाले का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यहां तक जगह है इसलिए लिख देता हूं, ये है 10/s, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 10/s+2। अगर आपको याद नहीं है तो नो वन कैन हेल्प यू गाइस, क्योंकि ये सब मैं करवा चुका हूं आपके प्रीवियस क्लासेस में। एक बार देख लेना या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की टेबल पढ़ लेना। 2-3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही आपको जितने यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखे हुए ना इनवर्स, इन सबके लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको याद है तो आप पूरे कंट्रोल सिस्टम में इतने से काम हो जाएगा। जैसे इसको देखो, ये है 10t t टू पावर 2t ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 10/s+2 का होल स्क्वायर। चेक करना, यहां पे t मल्टीप्लाइड है तो डिफरेंशिएशन होगा, याद करिए डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, txt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस d/ds ओवर एक्सेस। ये सब मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है। इसका क्या होगा, याद करिए साइन 3t ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, चेक करना प्लीज। साइन 3t ut का लाप्लास अगले पेज पे करेंगे, चेक करो। साइन ऑफ बीटा टी ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको याद हो तो ये होता है बीटा बाय एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और कॉस बीटा टी ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s बाय एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चेक कर लेना एक बार, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, कॉस में लास्ट में s है इसलिए यहां पे भी s है, ठीक है। कॉस में यहां पे s है इसलिए लास्ट में s यहां पे भी है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं। बाकी अगर गलत हो तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। कॉस बीटा टी ut s बाय एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं यहां पे e टू द पावर लेट्स से -2t और साइन बीटा टी ut कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर। ये जो बीटा टी s है वो s+2 में शिफ्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो। याद है आपको, x ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है xs, तो e टू द पावर माइनस ऑफ s0t इंटू xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आपको याद हो तो इट इज x ऑफ s माइनस s0, s प्लस s0 सॉरी, यहां पे माइनस आएगा तो यहां पे प्लस आएगा, गॉट इट। और e टू द पावर s0t इंटू xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इट इज x ऑफ s माइनस ऑफ s0। ये अब देखो जरा, e टू पावर माइनस 2t ut है तो ये क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इट इज बीटा बाय s प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी s+2 का होल स्क्वायर, बीटा बाय s+2 का होल स्क्वायर और प्लस प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कह दूं e टू द पावर माइनस 2t cos 2t इंटू ut को देखो, e टू पावर माइनस 2t cos 2t का ये क्या हो जाएगा, s+2। ध्यान से देखना प्लीज, s की जगह पे s+2, s होता है ये s+2 अपॉन s+2 का होल स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू कितनी यहां पे 2 + 4, ये होगा। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, चेक कर लीजिएगा प्लीज। मतलब कि जब भी आप कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे e टू पावर माइनस 2t का s0 का, s0 जहां पे सिग्मा नॉट प्लस j ओमेगा नॉट है, तो उससे आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। ये सब हम लोग सिग्नल सिस्टम में, अगर आपको नहीं आता है तो सिग्नल सिस्टम की क्लासेस कुछ दिन में स्टार्ट होने वाली है। यही इनिशिएटिव था जो मुझे आपको बताना था। तो
सिग्नल सिस्टम प्लीज गाइस बहुत अच्छे से करना, ठीक है। वो स्टार्ट होगी पीडब्ल्यू के इंग्लिश बैच में, ईईसी का जो इंग्लिश बैच है उसमें कुछ दिन से स्टार्ट होने की, शायद 4 या 5 जून से। अच्छे से प्लीज सिग्नल सिस्टम करना, क्योंकि सिग्नल सिस्टम नहीं आएगा ना तो इन सब में स्ट्रगल ही करते रहोगे। चलिए आते हैं अपने उस पर। हाँ, तो ये हो गया, यहां तक देखो। इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखें तो क्या होगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बताओ। सबसे पहले साइन 3t ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म चेक करते हैं। साइन 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, बीटा मतलब 3/s² प्लस बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर मतलब कितना, 9, यही होगा। इसको चेक करो, ये हो जाएगा 3/s+3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर 9, यही होगा, +9 यही होगा। इसका सर इसका हो जाएगा 10/s, इसका हो जाएगा e⁻²t ut मतलब 1/s+2। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, s/s² + 4, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो s है वो s+3 शिफ्ट हो जाएगा। मुद्दा ये है इनके पोल जीरो पैटर्न कहां पे होंगे। देखो इसका तो पोल फिक्स दिख रहा है मुझे, कलर चेंज कर लेते हैं। सर पहले वाले का पोल यहीं पे होगा, 10/s है ना, 10/s है, इसलिए पोल 0 पे ही होगा। सेकंड वाला देखो सर, डेफिनेटली दूसरा वाला जो होगा उसके लिए पोल जो होगा वो यहां पे होगा, -2 पे, ये होगा -2 पे, ये हो गया -2 पे। अच्छा, थर्ड वाले का, सर थर्ड वाले का भी पोल यहीं पे होगा, -2 पे ही होगा। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें। काहे से था ये, इससे था। चलो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 3 से, तो ये 3 है ये, ठीक है, ठीक। तो अब ये क्या है, -3 पे 2 पोल है, 3 पोल है, सॉरी 2 पोल है, ये है -3 पे, ठीक। ये तीसरा सिस्टम हो गया। इसको देखो सर, तो इसका जो रियल पार्ट है, देखो ध्यान से, रियल पार्ट जो है इसको हम ऐसे सकते हैं, s+2 का होल स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। चेक करना, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आप s+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, और जब आप इसे लोगे, मतलब इसका स्क्वायर लोगे, तो s+2 इज इक्वल टू ये -1 है, इसलिए j ±3, और इसलिए s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s इज इक्वल टू -2 ±j3। चेक करना प्लीज, मैं रूट ले रहा हूं, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इसके रूट ले रहा हूं, ये वाला टर्म के रूट ले रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पोल्स आएंगे इनका रियल पार्ट कितना होगा, -2, और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, ±j3, मतलब यहां पे जो पोल्स आएंगे वो आएंगे -2 ±j3, ये पोल्स होंगे, -2 ±j3। यानी सर ये एक पॉइंट ले लो तुम j3, और ये एक पॉइंट ले लो तुम -j3, ये एक पॉइंट ले लो तुम -j3, और पोल्स जो होंगे वो आपके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, इसके जो पोल्स होंगे वो एक पोल ये होगा और एक पोल ये होगा। किसका, ये है H4 का। तो मैं ये नंबर भी कर देता हूं, ये पहला सिस्टम था मेरे पास, ये दूसरा सिस्टम था मेरे पास, ये तीसरा सिस्टम था मेरे पास, और ये चौथा सिस्टम था मेरे पास, चौथा, ये 4 कर देता हूं उसको, करेक्ट। अच्छा, साइन 3t ut, अब इसको देखो, इसके तो पोल सीधे J3 और -j3 पे ही आ गए, देखो सीधे इसके पोल J3 और -j3 पे आएंगे। मतलब मैं इसका कलर चेंज करता हूं और इसको कह देते हैं यहां पे एक पोल ये है, ये कह देते हैं पांचवा सिस्टम में, ये 5 दिख रहा है, दिख रहा है, एक पोल ये है, 5 है और 5 डैश है, ठीक है। और छठा सिस्टम इन सबका कॉम्बिनेशन है। अब देखो इसकी वजह से पोल यहां पे आएगा, ओरिजिन पे लिख लिया है, इसकी वजह से पोल s+2 पे आएगा, लिख लिया है, इसकी वजह से पोल, बस हाँ इसकी वजह से पोल देखो
ये इसकी वजह से अगर तुम पोल देखोगे तो J4 और -J4 पे आएगा, मतलब एक पोल यहां होगा। ये कलर चेंज कर देते हैं, ये एक तो J4 और -J4, गॉट इट। और इसकी वजह से देखो e⁻3t, अब ये जो पोल होगा इसका रियल पार्ट कितना होगा 3, ये डिसाइड करेगा। ये जो पोल होगा भाई, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा s+3 बाय s+3 का होल स्क्वायर और +9। इससे क्या सर, रियल पार्ट है -3 और इमेजिनरी पार्ट है J3 -3, मतलब ये है। ये कहां पे था भाई, ये थर्ड वाला सिस्टम, थर्ड वाला 3 पे था ना, -3, यानी ये पोल आएगा, ये पोल और ये पोल आएंगे, ये पोल और ये पोल आएंगे। मैसी हो गया, मैं अभी से हटा रहा हूं, ठीक है। ये पोल और ये पोल आएंगे और जिसका रियल पार्ट ये होगा। तो इसको मैं डिनोट कर लेता हूं, लेट्स से सिस्टम से, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, पहले तो इसका कलर कर लेते हैं लेट्स से ये, नो चलो ये कर लेते हैं, ये और ये होगा और ये इस तरीके से आ जाएगा 4e⁻3t ut। इसको हम कह देते हैं लेट्स से कुछ भी, छोड़ो आप, बस यही है। अब मैं थोड़ा का ये मैश हटाता हूं, थोड़ा सा ये मैश हटाता हूं जो मैंने यहां पे किया हुआ है, ये मैश हटाइए, ये भी हटाइए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये हटाओ, ठीक, और ये भी हटाओ, ठीक। चलो देखो देखो, चलो पहले सिस्टम को देखो जरा ध्यान से। ये पहला सिस्टम था, स्टडी स्टेट था, और पहले सिस्टम का पोल है यहां पर, ये देखो पहले सिस्टम का पोल है इस जगह पे 1 पे। दूसरा सिस्टम देखो e⁻2t ut, ये ट्रांजिएंट था, पोल कहां है ये देखो -2 पे, पोल जो है वो -2 पे है, दूसरा सिस्टम है। तीसरा सिस्टम था t⁻3t ut, मतलब सर -3 पे 2 पोल है, t की वजह से सिर्फ पोल का रेपिटेशन हो गया, पोल जो है वो आपका 3 पे डबल पोल हो गया, t² होता तो 3 पोल हो जाते, दैट्स इट, ठीक। अच्छा इसको देखो जरा, तो इसकी वजह से पोल जो है, पोल कहां पे है देखो, रियल पार्ट है -2, इमेजिनरी पार्ट है 3, -2 इमेजिनरी पार्ट है 3, ये देख रहे हो आप 4'। अच्छा ये कहता है ये भी ट्रांजिएंट है, ये भी ट्रांजिएंट है, लेकिन sin3t ut, ध्यान से देखो सर, ये पोल है इसके J3 और -J3 पे, sin J3 और -J3 पे ये पोल है, ये लेकिन स्टडी स्टेट है, ये स्टडी स्टेट है। इसको देखो सर, 10 का पोल कहां पे होगा सर, ये डेफिनेटली ओरिजिन पे होगा, ये आपका स्टडी स्टेट है, ये आपका लेकिन ट्रांजिएंट है, तो पोल s+2 पे है, ये आपका स्टडी स्टेट है, पोल आपका J4 -J4 पे है, ये स्टडी स्टेट है और ये ट्रांजिएंट है। तो पोल का रियल पार्ट है -3, इमेजिनरी पार्ट है J3। क्या कहना चाह रहा हूं सर, एक बात तो क्लियर है कि ये जो पोल आपको दिख रहे हैं, ये सारे पोल कलर इनके चेंज करो, ये जो दिख रहे हैं ये ट्रांजिएंट को डिनोट करते हैं, ट्रांजिएंट को डिनोट करते हैं, मतलब यहां पे अगर पोल आ गया तो डेफिनेटली ये पार्ट क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिएंट पार्ट ही होगा। हम एस प्लेन पे भी देख के बता सकते हैं कि सिस्टम का बिहेवियर में कौन सा पार्ट ट्रांजिएंट था, कौन सा पार्ट स्टडी स्टेट था। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरा पोल लेट्स से ये है, अगर मेरा पोल यहां पे है, इसका कलर चेंज करते हैं, ये अगर मेरा पोल ये है
ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर आप देखो ये जो आपका एस प्लेन है, जहां पे जिसका पार्ट रियल पार्ट 0 है और पूरे ये जियोमेट्रिक एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या डिनोट करेगा? दैट्स डिनोट व्हाट? स्टेडी स्टेट पार्ट। गॉट इट? दैट डिनोट द स्टेडी स्टेट पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोल की लोकेशन मैंने पूरी लेफ्ट हाफ पे कर ली, यानी पोल की लोकेशन में अगर लेट्स से पोल की लोकेशन लेट्स से इस एरिया पे डिनोट कर रहा हूं, मान लो ध्यान देना, सॉरी, ये इसका ओके, इसको मैं हटा देता हूं, छोड़ो अभी। चलो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो मैं इसको हाथ से बना देता हूं, चलो यहां से ये जो आपका एक पूरा लेफ्ट हाफ रीजन है, ये एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल को डिनोट करेगा और जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट बिहेवियर। लेकिन अगर पोल यहां आ गया, लेट्स से यहां और यहां है पोल, तो पता है क्या डिनोट करेगा? देखो इधर ध्यान से, लेट्स से अगर ये पॉइंट है +2, आप क्या कहोगे इसको? इसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? e⁻²t इंटू cos3t या sin3t, वॉट एवर, cos3t या sin3t, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ही फर्क पड़ता है। गॉट इट? अच्छा सर, कॉस की वजह से 0 भी आएगा, है ना? 0 मुद्दा नहीं है मेरे लिए मुद्दा है पोल। हाँ, तो देखो ध्यान से, ये आएगा या ये आएगा, लेकिन ये एक इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको तो हम एनी हाउ, ये डिके नहीं करेगा, ये ट्रांजिएंट नहीं, ये तो बढ़ता हुआ है। गॉट इट? ये इसका रिस्पॉन्स जो होगा वो बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, ठीक? तो इसको हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे अगर हमें सिस्टम को स्टेबल चाहिए तो एक बार में मैं इसको जो है वो रिप्रेजेंट करता हूं, एक बार में इसको लिखता हूं, कमेंट 1 फॉर ट्रांजिएंट एनालिसिस response die out with time and poles are in LHP of S plane। यही है इसका मतलब, यही कमेंट आया। सेकंड कमेंट करते हैं, फॉर स्टेडी स्टेट पोल्स आर इन j omega axis, got it? And response present till infinity time, but is bounded। देखो रिस्पॉन्स तो ये भी इंफिनिटी टाइम तक रहेगा, ये वाला रिस्पॉन्स भी इंफिनिटी टाइम तक रहेगा, लेकिन ये बाउंडेड है क्या? ये तो बढ़ता हुआ जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, हम तो इसको कंसीडर नहीं करना। यहां पे जो रिस्पॉन्स आएगा, सिर्फ j ओमेगा एक्सिस पे जो रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मेंटेन रहेगा। करेक्ट? तो अब आप कोई भी अगर एक्सप्रेशन देखोगे,
इन एक्सप्रेशन के बिहाफ पे आप ये जज कर सकते हो कि रिस्पॉन्स का जो पोल पैटर्न होगा वो कैसा होगा, और रिस्पॉन्स में कौन सा पार्ट ट्रांजिएंट का होगा और कौन सा पार्ट जो होगा वो स्टेडी स्टेट का होगा। होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर एग्री है तो जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना अगर चीजें समझ में आई हो और आपको अच्छा लगा हो कि हाँ यार ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि नया मिला मैं। ठीक है, तो एक बार जरूर कमेंट से अपना जो रिस्पॉन्स होगा वो जरूर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने जो स्लाइड आज की क्लास में जोड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन स्लाइड है। एक तो ट्रांसफर फंक्शन है, आपने देखा ट्रांसफर फंक्शन का एक जनरल फॉर्मेट क्या होता है, एच एस इज इक्वल टू बी नॉट एस टू द पावर एन प्लस बी वन एस टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू एस टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू प्लस बी एन डिवाइडेड बाय एम कह रहा हूं उसको, एम, ये m है, एंड डिवाइडेड बाय a नॉट s टू द पावर n प्लस a1 s टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 s टू द पावर n माइनस टू प्लस a3 s टू द पावर n माइनस थ्री एंड सो ऑन प्लस an। ये एक जनरल ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे आप इसी चीज को लिख सकते हो, एच एस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज एस माइनस जेड वन एस माइनस जेड टू एस माइनस जेड थ्री अप टू एस माइनस जेड एम डिवाइडेड बाय एस माइनस पी वन एस माइनस पी टू एस माइनस पी थ्री डैश 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 एस माइनस पी एन। आप इसे ऐसे डिनोट करते हो। और नॉर्मली अगर एक कॉजल सिस्टम है तो हम ये कोशिश करते हैं कि m शुड बी लेस देन इक्वल टू n। अगर एक फिजिकली रियलाइजेबल सिस्टम के फॉर फिजिकली रियलाइजेबिलिटी नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि m जो है वो लेस देन एटमोस्ट होना चाहिए n के बराबर। मतलब अगर इसका ऑर्डर थर्ड है तो इसका ऑर्डर भी 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, और इससे बड़ा ही होना चाहिए। ये जो है Z1, Z2, Z3, Z4 ये क्या है, Z1, Z2, Z3 up to Zm are known as zeros of सिस्टम। क्या मतलब है जीरोस, कि अगर हम Z1, Z2, Z3, Zn दे देंगे तो ये वैल्यूज HS की जीरो हो जाएंगी। लेकिन P1 कलर चेंज, P1, P2, P3 अप टू Pn अगर हम दे देंगे तो HS जो होगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, इसलिए इसको हम कहेंगे पोल्स ऑफ सिस्टम, पोल्स ऑफ सिस्टम। और अभी भी मैंने आपको बताया कि ये जो पोल्स और जीरोस हैं, ये जो पोल्स और जीरोस हैं इनको पोल्स और जीरोस हैं इनको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। कैसे? ऐसे। या फिर यहां। ये ऐसे। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, ध्यान से देखना प्लीज। अगर किसी को मैंने कॉम्प्लेक्स पोल रिप्रेजेंट किया, ये सारे कॉम्प्लेक्स हो गए क्योंकि ये रियल एक्सेस जीरो है, इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से देखो प्लीज, अगर कोई पोल मैं इसको एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल हो, अगर मैंने यहां पे P1 बनाया है तो डेफिनेटली यहां पे P1 डैश भी बनाया है। अगर यहां पे मैंने P2 बनाया है तो P2 डैश भी बनाया है। अगर मैंने यहां पर P3 बनाया है तो P3 डैश भी बनाया है। एक बात इमेजिन करना प्लीज, अगर मैंने यहां पे P4 बनाया है तो P4 डैश भी बनाया है। इस साइड भी अगर ये P5 बनाया है तो P5 डैश भी बनाया है। यानी कॉम्प्लेक्स पोल को मैंने हमेशा कॉन्जुगेट से रिप्रेजेंट किया है। अगर किसी सिस्टम को रियल होना है
तो ये कंडीशन मैंडेटरी है कि आपके पोल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में होने चाहिए, वही मिलके आपको साइन या कोसाइन देंगे। चाहे वो इधर हो तो एक्सपोनेंशियल के साथ साइन या कोसाइन देंगे, अगर जे ओमेगा एक्सिस पे हो तो आपके प्योर साइन कोसाइन देंगे जिसका एक्सपोनेंशियल पार्ट जीरो होगा। देखो ना, एक्सपोनेंशियल पार्ट रियल पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर आपने एक सिंगल पोल से रिप्रेजेंट कर दिया लेट्स से इसको, और जिसकी लोकेशन आपने लेट्स से ये 5 है, तो एक एच एस कैसा होगा पता है आपको, H1s ये हो जाएगा 1/s, मान लो ये है J2, तो आप क्या लिखोगे s माइनस 5 प्लस J2। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो गया ये प्योर। अब इसका H1t में भी J टर्म आएगा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या हो जाएगा, इट इज e टू पावर at u माइनस t। a की वैल्यू ये है पूरी की पूरी, आप समझ रहे हो, एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, मतलब H1t फिर रियल नहीं होगा, H1t कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। अगर H1t को आपको रियल बनाना है, इफ यू वांट that H1t has to be real, then pole must be present or zeros must be present in the complex conjugate form। और ये ऐसा हो सकता है, देखो यहां पे अगर मैं इसको डिनोट करूं कि लेट्स से 1/s प्लस jp1 और ये है 1/s माइनस jp1, तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो इट इज 1/s स्क्वायर माइनस या प्लस p1 स्क्वायर, और यहां पे आप k का मल्टीप्लिकेशन कर दो, p1 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, सॉरी p1 का मल्टीप्लिकेशन कर दो p1 स्क्वायर, p1 का मल्टीप्लिकेशन कर दो 1/p1 का डिवीजन कर दो, तो ये हो जाएगा 1/p1 साइन p1t। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्रेजेंट नहीं किया, ये कॉन्सेप्ट अभी सीख लो, अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्रेजेंट नहीं किया तो जब उसको टाइम डोमेन लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी टर्म यहां पे आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी टर्म यहां पे आ जाएगा, s प्लस ऑफ दिस पूरा होल टर्म। गॉट इट, कैसे ले सकते हो इसको, 1/s प्लस ऑफ, यहां पे काम कर देते हैं -5 प्लस J2 कर दो, और 1/s प्लस अल्फा क्या होता है, e टू पावर माइनस ऑफ अल्फा टी यू टी। अब इसको रिप्रेजेंट करो जरा, क्या हो जाएगा, इट इज 1 e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा की वैल्यू है -5 प्लस J2, और यहां पे है t और ये है ut। अब देखो ये प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है t के फॉर्म में, आप समझ गए, इसीलिए कभी भी एक सिंगल पोल से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम चाहते हैं कि ये टर्म ना आए J2 वाला, और अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ये सब आपस में क्लब हो जाएंगे और आपको प्योर साइन प्योर कॉस ये चीजें आपको मिलेंगी। गॉट इट, तो ये था पोल्स एंड जीरोस का रिवीजन हमने जो आज की क्लास में किया। गॉट इट, और टाइप्स एंड ऑर्डर्स मैंने पहले भी बता चुका हूं, ये जस्ट एक रिवीजन के लिए स्लाइड रखी है कि व्हाट डू मीन बाय टाइप, कि अगर आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर एक लेट्स से OLTF है, लेट्स से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो ट्रू इंटीग्रेटर्स को हम नॉर्मली ट्रू इंटीग्रेटर्स ये जितने भी ट्रू इंटीग्रेटर्स होते हैं, यानी कि ओरिजिन पर जितने पोल होंगे वही इसका ऑर्डर होगा OLTF के, और सॉरी ये टाइप होगा इसका, है ना, और ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हाईएस्ट पावर ऑफ S ऑफ CLTF। ये सब मैं पहली क्लास में करवा चुका हूं, ये चीजें जो है वो हम लोगों ने किया है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो हमने आज की क्लास में करी। ये आज की क्लास में हम लोगों ने होप कि क्या कवर किया है, ये सारी चीजें आप लोगों को कवर हो जाएंगी। बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, कल की क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम तक हमको जो है पूरी कहानी लेके जानी है ट्रांजिएंट की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली क्या कवर किया, 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। हमने आज की क्लास में सबसे पहला काम किया, टाइम रिस्पांस क्या होता है ये हमने पढ़ा।
टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है ये हमने पढ़ा। सेकंड हमने पढ़ा टाइम रिस्पॉन्स पैरामीटर्स क्या होते हैं। टाइम रिस्पॉन्स पैरामीटर्स क्या होते हैं, जहां पे हमने पैरामीटर्स को 3 कैटेगरीज में कवर किया, एक तो स्पीड, एक एक्यूरेसी और एक बैंडविड्थ और एक टॉलरेंस। याद है आपको? ये 4 पैरामीटर्स मैंने डिफाइन किए। केवल ये 4 पैरामीटर्स नहीं होते, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इसके बाद मैंने मेनली फोकस किया ट्रांजिएंट प्लस स्टडी स्टेट बिहेवियर पे। ये मैंने आज मेनली में था, और विथ कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स इन एस प्लेन। इसके साथ मतलब कौन ट्रांजिशन देगा, कौन स्टेडी स्टेट देगा, ये सब कुछ हम लोगों ने आज की क्लास में कवर किया। गॉट इट? बस आज की क्लास को आपको रिवीजन करना है, एक बार 2 बार देखोगे तो चीजें एकदम ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है? और जो YouTube में क्लासेस होती हैं, इनका एक सबसे ऑसम फीचर्स जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं कवर किया, लेकिन आगे की क्लासेस में हम लोग कवर करने वाले हैं, इंटरैक्टिव पोल्स एंड ऑल्स। ये सब आपको यूनिटी में मिल जाएगा, एंड ये आपके चैट्स वगैरह हैं जो पोल्स में, इनका आंसर्स आपको मिलता है, ये सारी चीजें। एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। होप कि आपको क्लास जो है वो समझ में आएगी। कोई डाउट होगा तो आप लोग मैसेज सेक्शन पर लिख सकते हो कि सर ये डाउट है। गॉट इट? और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ये आपके सामने लिखा हुआ देखिए, पंकज सर PW करके एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो और कोई भी डाउट को अपने पूछ सकते हो। ठीक है? विद दिस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।